So let us start today's session and I will share the screen right now, जिसमें आपको लास्ट सेशन में जो भी हमने एक टिपिकल सेंटर लाइन मॉडल की डायमेंशंस कंप्यूट की थी वो डिस्प्ले हो रही होंगी. सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे हमने 10.35, 10.25, 10.35 एज पर एज दिस क्लियर हाइट, ये सब हमने कंप्यूट किया था. एंड नाउ इसका हमने एक और नीचे थोड़ा क्लियर वर्जन बनाया था जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, विच इज दिस लोकेशन. एंड नाउ वी विल सिमुलेट द सेम थिंग इन आर एनालिसिस सॉफ्टवेयर. आप कोई भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको स्टैट पे ही करना है. इनफैक्ट वी हैव पार्टिसिपेंट्स जिनके पास माइडास भी इजीली अवेलेबल है, तो सेम थ्योरी को या सेम इस प्रोसीजर को आप माइडास पे भी कर सकते हो. बस उसमें ये है कि उसके जैसे लोड कॉम्बिनेशंस, बाउंड्री कंडीशंस और जैसे भी सेक्शन असाइन होते हैं वो स्टैट से थोड़े से डिफरेंट असाइन होंगे, बट एट द एंड रिजल्ट सेम आना आना चाहिए. ठीक है. तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि वो मिडास में करना चाहता है, मिडास में भी कर सकता है. बट अभी इन वाले सेशंस में हमारे पास स्टैट ही अवेलेबल है, तो वी विल फोकस दिस एंटायर मॉडलिंग इन स्टैट. सो बिफोर दैट अगेन लेट मी शो यू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको हम कवर अप कर रहे हैं इन सेशंस में. आई होप अभी आपको स्क्रीन पे सेक्शन ए डिस्प्लेड है. एंड इस सेक्शन ए में आप पहले एक चीज ऑब्जर्व करना कि हम बस 4 या 6 लाइंस बना के पूरा स्ट्रक्चर कैसे सिमुलेट कर रहे हैं. हम पूरा 3D मॉडल इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए. तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप पूरा 3D भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, देर आर नो कंसर्न्स अबाउट दैट. बट द थिंग इज जब नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर है तो 2D एनालिसिस भी वेल एक्सेप्टेड है, और इसी से 90% डिजाइन हर डिजाइन कंसल्टेंसी में होते हैं फॉर नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर. इवन इफ स्क्यू एंगल इज लेस देन 15 डिग्रीज, जो अभी आपको बुक्स शेयर की हुई है उसमें एक जो ग्रिलेज पे बुक है, इफ यू विल रीड वन ऑफ दीज चैप्टर्स जो ग्रिलेज पे ही बेस्ड है इन दैट बुक, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर 15 डिग्रीज से स्क्यू एंगल कम है उसको भी आप एज अ लाइन मॉडल एनालाइज कर सकते हो. तो अभी हमारा मेजर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लाइन मॉडल या मतलब सिर्फ पर मीटर विड्थ एनालिसिस क्यों करेंगे फॉर नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर्स. तो यार अगर आप इसको फोकस करो इस वाले सेक्शन को जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, तो इसमें सारे लोड हर मीटर पे यूनिफॉर्म लग रहे हैं पर मीटर विड्थ पे. व्हाट इज हैपनिंग, ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ जो कैरेज वे की टोटल विड्थ है 12 मीटर्स, इसको आप 12 अगर पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो पर मीटर विड्थ पे जो भी लोडिंग्स लगनी है, जैसे कि वेयरिंग कोट का लोड, सेल्फ वेट ऑफ टॉप स्लैब का लोड, वो प्रिडोमिनेंटली यूनिफॉर्म है. एक ही चीज है जो वेरी होगी, वो है क्रैश बैरियर की लोकेशन, जहाँ पे क्रैश बैरियर का लोड आएगा जो कि पूरे स्ट्रक्चर पे नहीं है. इसको कैसे हम टेकअप करेंगे इन 2D एनालिसिस, वो भी अभी हम देखेंगे. और दूसरी चीज है जो आपके पास लाइव लोड की मूवमेंट होने वाली है, उसकी वजह से डिस्पर्स इंटेंसिटीज हम कैलकुलेट करेंगे. तो डिस्पर्स इंटेंसिटीज भी पर मीटर अलॉन्ग द विड्थ कंप्यूट करके हम इस पर चला सकते हैं. अगर कोई भी इंसान या कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेशर इसको 3D में करना चाहता है तो उसको 3D में भी कर सकता है. 3D एंड 2D में डेफिनेटली 3D इज मोर रियलिस्टिक सिमुलेशन ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर जो रियलिटी में बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. एंड एज आई मेंशन कि ये जो आप 2D एनालिसिस वाली अप्रोच है, दिस इज 90 to 95% एप्लीकेबल इन ऑल डिजाइन ऑफिसेज. इनफैक्ट 95% भी मैं कम बोल रहा हूँ, 99% भी बोलूंगा तो दैट विल मेक अ सेंस फॉर नॉन स्किल स्ट्रक्चर्स. और ऐसे ही डिजाइन हो भी रहे हैं. 3D में अगर आप कर दोगे तो हो सकता है कि कुछ रिइंफोर्समेंट कम हो जाए आपकी, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट यू आर गिवन फॉर सबमिशंस. ठीक है. तो अगर आप 3D कर भी लोगे ना तब भी आपको 2D करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज में नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर्स 3D में नहीं करवाते हैं लोग. अगर कोई पार्टिसिपेंट अपनी यहाँ एमटेक थीसिस कर रहा है या आगे उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो एमटेक थीसिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक टॉपिक जरूर हो सकता है, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स यूजिंग 2D एनालिसिस एंड 3D एनालिसिस फॉर स्क्यू एज वेल एज नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर्स. तो उसके लिए डेटाबेस बहुत बन जाएगा, एज वेल एज चार्ट्स, ग्राफ्स जो भी थीसिस में लगाने हैं वो भी काफी डेटा बन जाएगा इससे. एंड उसकी स्टडी भी हो जाएगी, आईआरसी कोर्स भी हो जाएंगे, और वो एक ब्रिज इंजीनियर बनने के बिल्कुल परफेक्ट गाय बन जाएगा जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स या अपनी प्रोफेशनल डिग्री. तो अभी मैं वापस आपको लेके चलता हूँ स्प्रेडशीट पे और हम स्टार्ट करते हैं फाइनली मॉडलिंग इन स्टैड. तो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन ऑफ स्टैड विद यू. लेट्स नॉट गो टू स्प्रेडशीट अगेन. तो आई होप अभी आपको स्क्रीन विजिबल है स्टैड की. तो अभी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग या रिसेंट फाइल्स हैं, इस पे काफ़ी मेरे पुराने कुछ डिज़ाइंस यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ऐसे नंबरिंग की हुई है 1 × 16 × 3.4. तो 1 मतलब सिंगल सेल होगा, 16 मीटर का क्लियर स्पैन होगा और 3.4 की क्लियर हाइट होगी, और वो 66 डिग्री स्क्यू तक भी एनालिसिस किए हुए मतलब होते हैं. और अगर मैं इनकी एक आधी फाइल आपको खोल के दिखाऊंगा इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2D एनालिसिस, तो आप देखोगे 3D बॉक्स बना हुआ विद प्लेट मॉडल्स. और लेट अस डू वन थिंग, मैं आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूँ सो दैट आप क्यूरियस रहो थ्रू आउट दिस सेशंस, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद आवर करंट वर्क. तो लेट मी ओपन दिस फाइल एंड आई होप आपको अभी कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे. तो ये देखो, अगर मैं इसका प्लान व्यू यहाँ पे बनाता हूँ ना और सपोर्ट साइड कर देता हूँ, तो ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग के कुछ सेशन में बताया था कि एक नॉर्मल बर्फी जो रेक्टेंगल होती है प्लान में, और एक काजू कतली. काजू कतली जनरली रोम्बस की शेप में होती है.
तो स्क्यू स्ट्रक्चर्स ऐसे डिपिक्ट करते हैं, और ये तो 66 डिग्री स्क्यू है। एंड एक क्वेरी भी थी कि स्क्यू एंगल मेजर कैसे करना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो एज पर IRC 5 आई बिलीव, उसमें यह है कि जो भी आपकी सपोर्ट कंडीशन है, जैसे ये वाली सपोर्ट लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो ब्रिज की है उसके एक राइट एंगल्स पे आप अगर नॉर्मल बनाते हो, तो ये एंगल क्या बनता है बेसिकली, वो स्क्यू एंगल है, या फिर ये एंगल क्या बनता है। तो ये इस केस में 66 डिग्री था, इस पे अभी हम नहीं फोकस करते हैं बिकॉज ये हम नहीं करने वाले हैं एनी हाउ। तो इसका मैं अगर आपको एक 3D रेंडर्ड व्यू दिखाऊं तो उससे शायद आपको और क्लैरिटी होगी कि ये सिस्टम था क्या, और 3D में स्क्यू एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप अभी आपको स्क्रीन विजिबल है, जिसमें आप एक पिंक सा टॉप स्लैब, बॉटम स्लैब, वॉल्स, ये सब देख पा रहे हो। तो स्क्यू के लिए 3D मॉडलिंग इज मैंडेटरी, स्पेशली अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये तो 566 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, ये बस एक ट्रेलर था कि फ्यूचर में आप क्या क्या करने वाले हो या कर सकते हो। लेट अस गो टू आर करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि 2D एनालिसिस होने वाला है। इसमें जब भी अब आप देखो, इस ये पहला आपको स्टैट में ना एरर्स एंड वार्निंग्स आते हैं, तो वो तभी आते हैं अगर हम ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, अब हम एक नया स्ट्रक्चर मॉडल करें जो 2D एनालिसिस से करने वाले हैं। इसमें आपको पूछा है स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। तो जो भी 2D एनालिसिस होगा या लाइन बीम एनालिसिस होगा, उसमें हमेशा आपको प्लेन चूज करना है। अगर आप स्पेस चूज कर दोगे तो स्ट्रक्चर और एनालिसिस सब हो जाएगा, बट हो सकता है एक एरर आए या एक वार्निंग आए, इंस्टेबिलिटी फाउंड एट द जॉइंट। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें प्लेन्स यहाँ पे चूज करना है, नॉट स्पेस। एंड स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं हम 3 सेल बॉक्स ओके। एंड इसको आप बस ये रख दो नाम, फिर इसको देखेंगे बाद में। एंड लोकेशन एक बार मैं इसकी चूज कर लेता हूँ, बॉक्स स्ट्रक्चर्स, बॉक्स ब्रिजेस। एंड यहाँ पे हम किसी एक फोल्डर में इसको रख देते हैं। एंड अगेन लेंथ, अगर आप इंपेरिकल यूनिट्स फॉलो करना चाहते हो तो वो फॉलो कर सकते हो, बट एज पर IRC हम ऐसे यूनिट्स में रहते हैं, मीटर्स एंड किलो न्यूटन। तो यहाँ तक सारा सिस्टम सही है। अब आपके पास एक स्क्रीन आने वाली है जो है बिल्कुल ब्लैंक। तो एक और सेशन जो CU and 3D पे होगा, डेफिनेटली होगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दी सेशंस, आफ्टर द एंड, सिर्फ उस पे एनालिसिस मेथोडोलॉजी पे फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। तो अभी लेट अस फोकस ऑन दी स्टैट। अब देखो, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि पहले आपको स्टैट में जंप करने से पहले एक प्रीलिमिनरी ज्योमेट्री एंड डायमेंशंस निकालनी है, जो कि हमने स्प्रेडशीट में निकाली हुई है। फॉर क्विक रेफरेंस आप ये देख सकते हो वापस से। तो 10.35, 10.25, 10.35 ये सारी स्पेसिंग आएंगी। एंड अगर आप इन सब का सम करते हो, टोटल आउटर टू आउटर नोड, जहाँ यहाँ फिर हमने कहीं पे नोड्स भी प्लॉट किए थे आई बिलीव। हाँ, जैसे ये नोड्स हमने प्लॉट किए हैं 1 2 3। तो 1 इज द स्टार्टिंग नोड। अभी इस पे हम जैसे मॉडल करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, बट लेट मी जस्ट सम दिस इंटायर थिंग, जो कि सम कमांड से इन सबको मैं सम कर देता हूँ। तो टोटल आपका 30.95 बन रहा है सेंटर टू सेंटर। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, कम बैक टू स्टैट। आई विल शेयर द स्क्रीन फॉर स्टैट नाउ। तो आप पहला नोड जो है उसको दे दो 0 0, एंड ऑल्सो शिफ्ट प्लस एन से नोड नंबर्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। और सेकंड जो नोड था वो एक्चुअली 10.35 पे है, राइट। सेकंड नोड को 10.35 पे आप एंटर कर दो एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जिन लोगों ने अभी तक स्टैट यूज नहीं किया है, उनको भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू विल सी कि इतना ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग ये सब इन्वॉल्व नहीं रहने वाला है। आपको 6 ही लाइन्स बनानी है गिनती की, या 6 या 8 लाइन्स बनानी है। बेसिकली एक फ्रेम बनाना है ट्रिपल सेल के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये आप एक्सिस जो है ना, इन पे फोकस करना। जो जो भी आप नोड के कोऑर्डिनेट्स दोगे वो इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो एक्स इन आर केस इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे बस थोड़ा सा अपने टच में रखना, अदरवाइज मॉडलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो लेट्स नॉट फोकस मच ऑन दिस, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे क्लियर होता जाएगा ऑटोमेटिकली। सो सेकंड जो नोड है वो 10.35 पे आएगा। एंड आप देख पाओगे कि ये दो नोड्स बन गए हैं। अगेन जो थर्ड नोड आने वाला है वो आने वाला है 10.35 प्लस 10.25, यानी कि 20.6 पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20.6। तो 3 नोड्स आगे। एंड जो हमारा टोटल स्पैन आउटर टू आउटर बन रहा था, जिसका अभी हमने सम भी किया था, दैट वाज 30.95। तो 30.95 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 30.95। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली टॉप या बॉटम स्लैब कह लो, आउटर टू आउटर नोड्स बन चुके हैं। अभी इसको मैं एक, एक्चुअली यहाँ पे एनोटेट नहीं हो पा रहा सही से, अब शायद हो जाएगा। तो नाउ द थिंग इज कि आप पहले ना इसकी डिस्टेंस मेजर कर लो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा ना हो कि हम सब मॉडल करते हैं फिर डिस्टेंसेस देखें तो कहीं पे कुछ रह गया हो। तो ये जो आप एक फिगर देख रहे हो, जहाँ पे
अभी आपको दिखेगा, ये एक नोड टू नोड डिस्टेंस मेजर करने का तरीका है। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी भी दो नोड्स के बीच का, वो डिस्टेंस आ जाता है। जैसे कि हमने पहले वाले सेल के लिए 10.35 कंप्यूट किया था, वो वही वैल्यू है। फिर 10.25 होनी चाहिए, सही वैल्यू है, एंड देन 10.35। तो दिस इज ओके। अगेन इससे आप रिमूव कर सकते हो सारे के सारे डिस्टेंसेस। अब इसमें एक मेन काम है कि इसको हम करते हैं सबसे पहले एलिवेशन व्यू पे। तो ये है एलिवेशन व्यू। एंड नाउ एज वी नो कि सेंटर टू सेंटर हाइट हमने कल कंप्यूट की थी, विच वाज इन द रेंज ऑफ 4.5। सो लेट्स सिंपली रीचेक दैट वैल्यू, व्हाट वाज दैट हाइट। एंड आई थिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है, दिस इज 4.575। तो जो भी नोट्स आपको अब स्टैट में दिख रहे हैं, इनको 4.575 पे आप कॉपी कर सकते हो, इधर अपवर्ड्स इसके ऊपर या इधर डाउनवर्ड्स। क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड आर अदर स्लैब ऑल्सो टू बी मॉडल। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमने अभी नोट बनाया है, ये सिर्फ टॉप स्लैब के नोट्स हैं। तो लेट मी जस्ट कॉपी दीज टू नोट्स फॉर द बॉटम स्लैब। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखो एक्स वाई जेड अब क्या एंटर करना है। एज ए मैंशन, डोंट फॉरगेट दिस, ये आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि क्या वैल्यू डालनी है। अगर आप मैडास यूज कर रहे हो तो वहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन जेड एक्सिस होती है, तो वहाँ पे आपको जेड की टर्म्स में डालना है। एक्चुअली मैं अभी जेड में डालने वाला था, क्योंकि मैं थोड़ा मैडास पे काम कर रहा था पहले, तो मेरे दिमाग में अभी जेड वाला ही चल रहा था वर्टिकल, इसीलिए यहाँ पे देखना वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस एक्सिस ऑलवेज। तो कुछ नहीं करो, वो जो वैल्यू थी 4.575 या आई बिलीव 4.575, ये सही वैल्यू थी, इसको आप इनपुट करो विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें इनके नीचे डालना है अभी -4.575। और अभी आप ये नोट करना कि सिर्फ मैंने लास्ट टू नोट्स लिए हैं, ना कि टू एंड थर्ड। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि मुझे स्प्रिंग्स असाइन करने हैं विद यूनिफॉर्म स्पेसिंग फॉर स्टिमुलेटिंग सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। आपको जैसा फिजिबल लगता है, जैसे कंफर्टेबल लगता है, वैसे बना सकते हो। बस ये ज्योमेट्री बनानी है आपको, मैथ्स एंड प्लस माइनस यूज करके, और कुछ भी नहीं करना है। तो फॉर द टाइम बिंग लेट्स डू दिस। एंड यू आर नाउ एबल टू सी कि 5 एंड 6 नंबर नोट्स बॉटम स्लैब के आ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहने वाला है कि मैं इन सब बीम्स को करता हूँ कनेक्ट। तो दिस इज बीम, यहाँ से होता है कनेक्ट, ये जो आप बीम नंबर देख रहे हो अभी। सो यहाँ से आप बीम्स असाइन कर सकते हो, जिन भी नोट्स को आप कनेक्ट करोगे वहां बीम्स बनते जाएंगे। एंड शिफ्ट प्लस बी अगर आप दबाते हो इन सैट, तो बीम नंबर्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे एज यू कैन सी। ठीक है। एंड ये चीज ध्यान रखना कि आपके सारे जो भी बीम की डायरेक्शन, अगर आपने लेफ्ट से राइट नोट कनेक्ट किया तो सारे बीम्स वैसे ही कनेक्ट करो, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ बीम सिमिलर रहने वाले हैं। बट एनीवेज अगर आप वो नहीं भी करते हो, तो फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। एंड नाउ लेट अस कनेक्ट द बॉटम स्लैब एज वेल। ठीक है, अब हमें बस 1 एंड 5, 4 एंड 6 ये जोड़ने हैं, और 2 के नीचे भी एक नोट अभी देना है, बट वो अभी देंगे विद टाइम। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स डू वन थिंग, आउटर वॉल्स को ब्रिज कर ही देते हैं। तो अभी आपके पास सिर्फ आउटर टू आउटर सेल आया है। एक वर्टिकल वॉल आपके पास अभी यहाँ पे भी आने वाली है, जस्ट अ सेकेंड। एक वर्टिकल वॉल यहाँ पे आने वाली है इन पॉइंट्स पे। लेकिन उससे पहले वी विल स्प्लिट दिस इंटायर बॉटम स्लैब इनटू इक्वल पार्ट्स, ताकि जब मैं स्प्रिंग स्टिफनेसेस असाइन करूँ फॉर सिमुलेटिंग सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, तो सारे ही नोड्स यूनिफॉर्म हो। अगर ये सिंगल सेल बॉक्स होता ना, तो मैं एक ही बार में बना देता, बट क्योंकि ये मल्टी सेल बॉक्स है, तो मुझे सारे बॉटम स्लैब को यूनिफॉर्मली तोड़ने के लिए ये चीज़ करनी पड़ रही। क्योंकि बीच वाला जो स्पैन है एक्चुअली ये 10.25 है। अगर ये 10.35 होता और ये भी सारे सेम सेम होते, 10.35, 10.35, 10.35, तो मैं 2 और 3 को भी एक साथ कॉपी कर लेता। बट क्योंकि ये 10.25 है, अगर मैं यहाँ पे पहले ही नोट्स बना के इनको स्प्लिट करूंगा ना, तो बीच वाले डिस्टेंसेस थोड़े से अलग हो जाएंगे, तो फिर मेरी एक और कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाएगा। बस उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको अभी कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट्स डू वन थिंग, अब हम भूल जाते हैं सारी चीज़ें, एंड अब हम इसे स्प्लिट करेंगे बीम को। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे बीम स्प्लिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जैसे ही बीम सेलेक्ट करते हो उसके बाद यू शुड गो टू ज्योमेट्री, यहाँ पे आएगा स्प्लिट बीम या स्प्लिट बीम। यस। तो अब ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें आप कितने पार्ट्स में उसको तोड़ना चाहते हो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, तो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे टूट जाएंगे। और अगर उसके टूटने के बाद 2 के जस्ट इमीडिएट नीचे कोई नोड आएगा तो वहीं से कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर हम उसे सेपरेटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें अब हमारे पास टोटल जो आउटर टू आउटर लेंथ है दैट इज 30.95। सो अगर मैं इसको 30 पार्ट्स में तोड़ता हूँ, तो अराउंड 1 मीटर के करीब पर अराउंड 1 मीटर के करीब आपके पास ये वैल्यूज आएंगी फॉर इंडिविजुअल नोड्स एट द बॉटम। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम थोड़ा और तोड़ देते हैं, 35 या 40 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ताकि 1 मीटर से और कम ही रहे। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ऐड एन पॉइंट्स की जगह मैं कर देता हूँ लेट्स से 40 पॉइंट्स।
एंड जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे ओके करने से ऑटोमेटिकली काफ़ी स्प्लिटिंग हो चुकी है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये सारे के सारे, अगर मैं मेजर करता हूँ तो सारे के सारे शिफ्ट एन से पहले नोट बंद कर देते हैं। 0.755 है, ये भी 0.755 है, तो हर जगह 0.755 की स्पेसिंग आ रही है। अब एक चीज हम कर सकते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो ऊपर वाले नोड्स हैं, नोड नंबर 2 एंड 3, इसके नीचे जो 20 नोड आपको दिख रहा है वो उसके जस्ट नीचे ही हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी। और सिमिलरली 3 का आप देख ही सकते हो 33 एंड 34 के बीच में लाया करेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले इन सारे ही नोट्स को ग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इनको मुझे अलग रखना है एक्चुअली थोड़ा सा। वो क्यों अलग रखना है, थोड़े टाइम पे वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इनको अलग रखने के लिए सिंपली अभी ग्रुप बना लेता हूँ। एंड ग्रुप के लिए कंट्रोल जी आप करो। कंट्रोल जी जैसे ही करते हो तो ग्रुप का नाम आप दे सकते हो, यहाँ पे लिख दो इनर स्प्रिंग्स या इनर नोड्स, और ये नोड टाइप ही है तो इसको ओके क्लिक करो। अब वो सारे नोड्स जो अंदर वाली साइड हैं, आउटर से लेके लाइक फ्रॉम 7 to 46, इनको सेलेक्ट कर लो एंड असाइन दिस। ठीक है, तो ये आपके पास हो चुका है। अब जैसे ही आप कंट्रोल जी से इसको हाईलाइट करोगे तो आपके पास ये ग्रुप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक और हमें ग्रुप बनाना है जो है 5 एंड 6। एक्चुअली अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा काम, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। तो हमारा मेन एक काम स्प्रिंग्स वाले नोड्स हो गए हैं फ्रीज, जिसको हमने इनर स्प्रिंग्स का नाम दे दिया है। 5 एंड 6 ऑलरेडी बाहर ही हैं, आउटर पे ही हैं, तो उसको अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत वैसे तो नहीं है। तो मैं अभी 2 एंड 3 को ट्रांसलेट या कॉपी कर देता हूँ अगेन -4.575 पे। तो अब यहाँ पे कुछ दो नोड्स और आएंगे जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 47 समथिंग है एंड यहाँ पे 48 समथिंग है। तो ठीक है, अब यहाँ पे भी आप बीम बना दो 47 एंड 48। तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल मॉडल है दैट इज रेडी। अब इसमें हमें हॉन्च पे नोट्स देने हैं, फेस पे नोट्स देने हैं, वो सारी चीजें अभी और करनी है। तो अगर आप इसका 3D रेंडर्ड व्यू देखना चाहते हो थोड़ा सा, तो कुछ नहीं है, बस एक लाइन मॉडल बना है। एंड जैसे ही आप इसको प्रॉपर्टीज असाइन करोगे एज पर द डायमेंशंस ऑफ स्लैब्स एंड वॉल्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी और थिकनेसेस आपको डिस्प्ले होंगी। तो ये अभी हमने सिर्फ एक स्केलेटन बनाया है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम कहाँ कहाँ नोट्स देने हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर सेल की। इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि वी नीड नोड्स एट फेस ऑफ द सपोर्ट या हॉन्च स्टार्ट पे एंड एट हॉन्च एंड। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ नोड्स चाहिए। ये हो गया आपका फेस ऑफ द सपोर्ट, क्योंकि ये सेंटर लाइन है। ऐसी कुछ वॉल पड़ी होगी ना, तो ये सेंटर लाइन है। तो ये हो गया फेस ऑफ द सपोर्ट या फिर हॉन्च का स्टार्ट, और ये हो गया हॉन्च का एंड। अब आपको पता है कि आपके पास जो बॉक्स था उसकी जो थिकनेस आपने आउटर वॉल के ज्यूम की है वो है 450। एंड ऑलरेडी आप सेंटर लाइन मॉडल कर रहे हो, तो इस नोड से जो नया नोड यहाँ एंटर होने वाला है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 450/2। 450 की थिकनेस थी ना आउटर वॉल की। लेट मी रिकन्फर्म अगेन बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यस, दिस इज 450 ओनली। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे अगेन वापस से इनपुट कर दो 450/2। तो ये आता है 225। तो एक नोड बनेगा 225 पे। एंड अब यहाँ पे हॉन्च की जो वैल्यू है वो है 450/450। तो हम 450 इसमें और ऐड करेंगे फॉर द नेक्स्ट नोड, विच मीन्स कि 225 प्लस 450 ऐड करेंगे, ये हॉन्च एंड सिमुलेट करेगा। तो अब मुझे दो नोट्स चाहिए 225 पे एंड 675 पे। लेट मी अगेन गो बैक टू स्टैट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस नोट को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि है आपके पास 225 वैल्यू पे, यहाँ 0.225 पे। तो आप देखोगे एक नोट यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिर इसी नोट को, यहाँ आप इस नोट को कॉपी करो अब एंड आगे पेस्ट कर दो 0.45 पे। ये हॉर्न्स का एंड डिपिक्ट कर रहा है। एंड जस्ट डू ओके। तो यहाँ पे आप चीज देखना कि ये बीम्स भी ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये इंडिविजुअल बीम है, और ये बीम्स भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप मिरर या फिर और सारी कमांड्स लगा के भी इसको सिमुलेट कर सकते हो बाकी सारे स्ट्रक्चर में। बट हम अभी बहुत ही बेसिक, इसने कभी स्टैट यूज नहीं भी किया ताकि वो भी इजीली इसे समझ पाए। बिल्कुल उसी इंटेंशन से यहाँ पे अब इनर वॉल के लिए भी ये सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो अदरवाइज ये वाला जो पॉइंट है, अब इनर वॉल की थिकनेस 450 नहीं थी, ये आप चीज, आपको ये चीज नोट करनी है। लेट्स अगेन कंफर्म दिस। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 250, विच मीन्स कि आपको 125 लेफ्ट एंड 125 राइट पे दो नोट्स चाहिए एट दैट पॉइंट। सो लेट्स गो बैक टू स्टार्ट अगेन। एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। तो ये आएगा -0.125, जो कि हॉन्च का स्टार्ट बता रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। आप देखोगे जो सिलेक्टेड नोड है उसके लेफ्ट साइड में एक नोड बन जाएगा। फिर इसी नोड को सिलेक्ट करो, अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे क्योंकि हॉन्च -450 तक एक्सटेंड होगा, एक्चुअली 450 0.0450 है मिलीमीटर्स में, तो आप अगेन यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे भी हॉन्च बन चुका है।
ठीक है। एंड इफ अगेन यू विल सी कि अब ये वाले बीम्स और बन गए, नंबर ऑफ बीम्स आर इंक्रीजिंग। आप यहाँ राइट में जो टेबल है इस पे भी देख सकते हो इस चीज को, ये वाला जो टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, नोड्स एंड बीम्स बढ़ते ही जाएंगे। सेम चीज अब आपको राइट साइड पे करनी है, तो राइट साइड के लिए सेलेक्ट दिस नोड अगेन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 0.125, क्योंकि टोटल थिकनेस 250 है फॉर दिस वॉल, दैट इज ओनली रीजन मैं उसका हाफ ऐड कर रहा हूँ ताकि वॉल का फेस आ जाए, बिकॉज वी आर मॉडलिंग अ सेंटर लाइन मॉडल, इसीलिए। तो अब इसको आप ओके कर दो, तो एक नोड यहाँ पे भी बन गया। एंड नाउ सेलेक्ट दिस न्यू नोड और इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो अगेन 0.45 पे, तो यहाँ पे आप देखोगे हॉन्च का एंड यहाँ पे भी बन गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, रिपीट होगा, कंट्रोल सी एंड वी, 0.125, ओके, एंड कंट्रोल सी एंड वी, -0.125, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगेन अब इसको आप करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, -0.45, तो ये हॉन्च बन जाएगा लेफ्ट साइड पे। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्लस 0.45, तो ये हॉन्च बन जाएगा राइट साइड पे। अब आप सोचोगे नीचे भी ये सारी हरकतें करनी पड़ेंगी, तो नीचे आप इनसे सपोज डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो जो नए नोट्स बने हैं, उसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, पहले तो आप आओ वॉल के एंड पे। अब ये लास्ट वाली वॉल है यानी कि आउटर वॉल है, विच मीन्स कि यहाँ पे थिकनेस 450 है, तो मुझे यहाँ पे 0.225 विद अ नेगेटिव साइन। क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों एंटर कर रहा हूँ, देखो फिर से यहाँ पे एक्सिस पॉजिटिव एक्स है राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, तो मुझे एक्चुअली लेफ्ट साइड जाना है, इसीलिए मुझे ये वैल्यू 0.225 माइनस में एंटर करनी है। और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पे अगेन -0.45 से आपके पास हॉर्न्स हो गए सिमुलेट। बट अभी ये सिर्फ टॉप स्लैब की कहानी है, अभी बॉटम स्लैब पे आपको सेम प्रोसीजर करना नहीं है, सिर्फ नोट्स को कॉपी पेस्ट करना है जो ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर ये नोट्स एग्जिस्टिंग नोट्स से ओवरलैप करेंगे तो हम इन्हें आगे जाके मर्ज कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें इंडिविजुअली रखेंगे, उसमें कोई इशूज नहीं आने वाले हैं। तो वैसे आप इसको देख सकते हो कि आप ओवरलैप करेंगे या नहीं, कुछ नहीं करो, जस्ट यहाँ पे जाओ सिंपली, एंड आउटर टू आउटर डिस्टेंस देखो 0.675 है और ये 0.775 के करीब था, इट मीन्स कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो व्हाट वी कैन डू, इन सारे नोट्स को जो नए वाले नोट्स हैं आप कर लो सिलेक्ट, ये नोड, ये वाला नोड, ये वाला नोड, ये वाला नोड, और फिर इसे आप कॉपी पेस्ट करोगे ऑन द बॉटम स्लैब। और सेम प्रोसीजर अभी हमें वॉल्स के लिए भी करना है एक्चुअली, क्योंकि हर जगह हॉन्च है। तो ये सारे नोट सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी विद नेगेटिव वाई साइन, -4.575। एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ क्या ये 4.575 ही है, यस 4.575 ही है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ आप देखोगे नीचे बहुत सारे नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। और ऐसे ही करना है हमें एक्चुअली। अब जो हमने ग्रुप बनाया था ना, उसका एडवांटेज जब हम स्प्रिंग्स असाइन करेंगे तब क्लियर होगा। तो अभी हम बस नोड्स की डायरेक्शन बना रहे हैं, नोड्स एंड सॉरी टॉप एंड बॉटम स्लैब पे अभी हमने नोट्स बनाया, अभी हम वर्टिकल वॉल पे बनाएंगे। बट एक और चीज जो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि क्या डी इफेक्टिव पे भी नोट्स देने चाहिए, एक्चुअली आप दे सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, बट उसके लिए फिर आप डी इफेक्टिव कंफर्म हो तभी दो। व्हाट आई मीन इज कि मान लो आपका सेक्शन अगर किसी और इन्फोर्समेंट में पास होगा जो आपने पहले अज्यूम किया है, 12 डाया पे नहीं पास हो रहा है, 16 डाया पे पास हो रहा है, तो डी इफेक्टिव चेंज हो जाएगी। फिर इन आइडियल सिचुएशन वो डी इफेक्टिव आपको यहाँ पे मूव करनी पड़ेगी लेफ्ट या राइट, तो फिर आप आइट्रेशन ही करते रहोगे। बट व्हाट वी विल डू, हम डी इफेक्टिव पे यहाँ नोड नहीं बना रहे हैं, बट हम उसी लोकेशन पे शेयर चेक करेंगे, और वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे इन अपकमिंग सेशंस। तो कुछ भी मिस नहीं होने वाला है, बट दैट इज अ मोर प्रॉपर अप्रोच जिससे आपका टाइम बचता है मॉडलिंग में। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक, जिसको स्टैट की स्पेलिंग भी नहीं आते ना उस हिसाब से इसको मॉडल किया है। ये सारी चीज एक क्लिक ऑफ अ बटन पे एकदम हो सकती है, आपको स्टैट में आने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली स्प्रेडशीट में आप इनपुट ऐसा बनाना कि जैसे ही आप इनपुट फीड करोगे कि 3 सेल बॉक्स है, क्लियर हाइट ये है, क्लियर स्पैन ये है, ऑटोमेटिकली स्टैट एडिटर जनरेट हो जाएगा जिसमें ये जो नोड्स आपके बने हुए हैं एक्स वाई जेड, ऑटोमेटिकली सारे की सारी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक एडवांस स्टेज है, इट्स नॉट एडवांस स्टेज, इट्स अ स्मार्ट स्टेज। आप थोड़ा स्मार्टली काम करोगे, एक दो बार ऐसा करोगे ना तो आपको खुद ही क्लिक करने लगेगा कि ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो फॉर दैट रीजन मैं अभी उसको नहीं यहाँ टच कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कॉर्नर विच इज एक्चुअली दिस पॉइंट, जहाँ पे आप बेसिकली वर्टिकल वॉल्स पे हॉर्न्स बनाने लगे। अब वर्टिकल वॉल्स पे कैसे बनेगा, उसके लिए आपको टॉप स्लैब की थिकनेस पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अनोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको पता है जो टॉप स्लैब है वो भी हमने एज ए सेंटर लाइन मॉडल की है, जिसकी ये रेड से रेड आउटर टू आउटर थिकनेस अभी फॉर द टाइम बिंग हमने 600 मिलीमीटर अज्यूम की हुई है। विच मीन्स जो भी यहाँ पे पहला नोड आएगा वो 600 का हाफ होगा, और ये हर एक वॉल पे सेम ही रहने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि
फर्स्ट सेल में 600 है, सेकंड सेल में 750 है, और अगेन थर्ड सेल में कुछ और है थिकनेस, क्योंकि थिकनेस सारी जगह यूनिफॉर्म है। तो जो भी पहले पहले नोड्स वॉल्स पे आएंगे वो होगा 600/2, यानी कि 300 पे। और उसके बाद अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल के जस्ट बाद, सॉरी, टॉप स्लैब के जस्ट बाद हॉन्च है 450 का, क्योंकि हॉन्च की डायमेंशन कुछ ऐसी थी। तो ये वाला भी 450 था और ये वाला भी 450 था। तो आपको इसके बाद जो सेकंड नोड आने वाला है वो भी 450 पे होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें जब आप एक बार बना लोगे, आप, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल दो, मैं थोड़ा स्लोली भी इसको बता दूंगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थोड़े मॉडलिंग के एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फोकस करनी है, चाहे आप स्टैट में करो, सैप में करो, या मेडास में करो, किसी भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में करो। ऐसे ही अप्रोच फॉलो करनी ही करनी है टू गेट मोर आइडियल एंड क्लोज टू रियलिटी रिजल्ट्स। अदरवाइज अगर आप ये सारे नोट्स नहीं भी बनाते हो ना, सिर्फ वॉल्स के ही नोट्स बनाते हो, तब भी एनालिसिस हो जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं आने वाला। बट खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीजें आप करोगे तो थोड़े से मोमेंट्स में वेरिएशन जरूर आएगी, आप देखोगे उसको, ऐसा अभी होने वाला है थोड़ी देर में। तो ठीक है, अभी इस पे टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली कॉपी करते हैं इन सभी नोट्स को जो कि वॉल के नोट्स हैं। दिस नोड एंड देन दिस नोड एंड दिस नोड, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं इन द नेगेटिव 0.3। 0.3 क्योंकि 600 टोटल थिकनेस थी, उसका हाफ किया तो 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नोट्स आ गए हैं। ठीक है। अब इन नोट्स को कॉपी कर लो और इन्हीं से हमें 450 और नीचे जाना है, क्योंकि वहां पे बेसिकली क्या है, हॉन्च एंड हो रहा है। तो अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे -0.45, तो ये हॉन्च की डायमेंशन या हॉन्च का एंड सिमुलेट हो जाएगा। बस यही तो नहीं करना था। एक्स डायरेक्शन हमने कर ली, यहाँ पे हमें एक्चुअली वाई डायरेक्शन करनी है, -0.45। तो अब ये हॉन्च की डायमेंशन सिमुलेट हो गई है यहाँ तक। ठीक है, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो, ये 450 ही होगा और ये 0.3 ही होगा। विच मीन सेंटर लाइन मॉडल से अब हम टॉप स्लैब के फेस पे आ गए हैं, बॉटम वाले, एंड फिर वहां से हॉन्च एंड पे आ गए हैं 450 पे। अब सेम चीज आपको नीचे करनी है, बट आप ये सोचोगे, यहाँ कह सकते हो कि इन दोनों की मिरर कर देता हूँ तो हो जाएगा। वो तभी पॉसिबल है अगर बॉटम स्लैब की थिकनेस भी सेम है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। बॉटम स्लैब की थिकनेस इन आर केस इज नॉट सेम एज लाइक एज पर द टॉप स्लैब। टॉप स्लैब में इफ वी हैव, जस्ट अ सेकंड, इसको सेव करने दो। टॉप स्लैब में इफ वी हैव 600 थिकनेस, तो बॉटम स्लैब की थिकनेस इन आर केस इज 650, विच मीन्स कि अब हमें जो भी नोड यहाँ पे चाहिए वो चाहिए 650/2 पे, विच इज नथिंग बट 325, राइट। तो 325 या 0.325 पे यहाँ पे टॉप पे जो भी ये नोड्स हैं इनको आप बनाओ, और उसके बाद फिर 450 पे और नोड्स आएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं वापस से नोड्स बनाने। तो इसको करो कॉपी, इस सेंटर वाली वॉल का नोट करो कॉपी, इसका नोट करो कॉपी, एंड इसका नोट करो कॉपी। अब आपको पॉजिटिव वाई डालना है, क्योंकि 0.325 है, आप देखोगे बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर नोट्स बन गए हैं। एंड बस अब ऊपर वाले नोट्स को सिलेक्ट कर लो, जो नए नोट्स बने हैं, एंड 450 सिमुलेट कर लो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी विद पॉजिटिव 0.45। तो भाई ये हो गया हॉन्च एंड वॉल फेस, सारे नोट्स जितने मिनिमम होने चाहिए वो हैं। अब एक और चीज आप कर सकते हो जो कि है, टॉप स्लैब के मिडिल में कोई नोड नहीं दिख रहा, तो वहां पे जब बीएमडी बनेगा ना तो बेंडिंग मोमेंट्स तो बन जाएंगे ग्राफिकली, बट नोड्स पे वैल्यूज आती हैं इन ग्राफिकल टर्म्स। तो यहाँ पे नोड अगर दोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू फीड हो जाएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम इसके सेंटर पे ही आएगा, खासकर ड्यू टू लाइव लोड या इन एनवेलप। अगर आप डेड वेट या एसआईडीएल या वेरिंग कोड की वजह से देखोगे, वो यहीं पे आना चाहिए, वो सेंटर वाले नोड पे ही आना चाहिए। बट अगर आप एक एनवेलप देखोगे या लाइव लोड एनालिसिस के बाद डिस्पर्स इंटेंसिटी के कारण देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर वाले नोड पे ही आएगा। ठीक है, ये तो हम देखेंगे विद इन दी अपकमिंग सेशंस। तो आप क्या करो, अब सारे ही सारे जो इंडिविजुअल बीम्स हैं, खासकर टॉप स्लैब के एंड वॉल्स के, उसको सेलेक्ट कर दो। एंड यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो मैं एनोटेट करके आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे नोड्स इंसर्ट करने के लिए पूछता है। तो आप सिंपली ऐड मिड पॉइंट करोगे, तो जो भी सिलेक्टेड बीम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उनके बीच में एक एक नोड ऑटोमेटिकली आ जाए। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यू विल बी सीइंग दैट ऑल द नोट्स एट द सेंटर्स आर नाउ अवेलेबल। अब देर में भी ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि बॉटम स्लैब पे हमने क्यों नहीं किया सेलेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल नोड्स हैं। इवन इफ ये वाले नोड, एक ये वाला जो नोड अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नोड और ये नोड कोइंसाइड नहीं भी करेंगे तो भी कोई इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बॉटम स्लैब पे ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स हैं। जैसे ही ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन या बीएमडी बनेगा या एसएफटी बनेगा, इन सभी नोड्स पे आपको वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इस वजह से ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं की। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमने ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर किया है ना, जनरली ऐसा नहीं होता है। काफी लोग सिर्फ टॉप वाली स्लैब मॉडल करते हैं या हॉन्च वॉन्च बना के इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, बट उसमें एक चीज आ जाती है, जब वो स्प्रिंग्स या सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन सिमुलेट करेंगे, तो ये जो अभी हमने नोट्स की वैल्यूज इंडिविजुअल तोड़ी हुई है, जिसका हमने पहले ग्रुप भी बनाया था सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल इंटरेक्शन का, वहां पे किसी की 0.755 आ रही है, तो हो सकता है बीच वाले नोट की कम आए अगर वो इक्वली तोड़ रहे हैं।
तो उस चीज से बचने के लिए हमने जो ग्रुप बनाया था, अभी यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, और फिर हम सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक अभी ये जो आपको मैंने कमांड बताई थी वो थी Ctrl+G, जिससे आपके पास ग्रुप्स बनेंगे। तो Ctrl+G से आपके पास ग्रुप्स बनेंगे, और एक और है Alt+S+G, Alt+S+G, ये एक्चुअली S है, Alt+S+G। इसको जब आप करते हो ना, तो जो भी ग्रुप्स बने हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे मैं करूंगा Alt+S+G, तो ये एक्चुअली क्या करता है बेसिकली, अभी मैं आपको बताता हूँ। Alt+S+G करते हैं, यहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो वो ऑल्ट कहीं और ही लेके जा रहा है। अदरवाइज Alt+S+G जब आप सिर्फ डायरेक्टली अपने स्टैट में एनालिसिस के टाइम पे करोगे, तो वहाँ पे ग्रुप्स खुल जाते हैं, सेलेक्ट बाय ग्रुप्स। यहाँ पे आप देखो कहीं जी लिखा होगा, बाय ग्रुप नेम। तो जैसे ही अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इनर स्प्रिंग्स को, तो वही वाले नोड्स सेलेक्ट होंगे जहाँ पे हमें स्प्रिंग्स देनी है। अब ऐसा नहीं है कि हमें बाकी नोड्स पे भी स्प्रिंग्स दे देनी है जो आपको दिख रहे हैं बॉटम स्लैब पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अब इसको पहले समझते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन चीज़ क्या है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्प्रेडशीट पे वापस, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं एक्चुअली। तो if you are able to see the spreadsheet, please let me know in the chat box, and then we will discuss soil structure interaction. I hope आपको स्प्रेडशीट डिस्प्लेड है अभी। ओके, तो यार देखो हो क्या रहा है। जो बॉटम स्लैब है उसके नीचे पड़ी हुई है सॉइल या फाउंडिंग मटेरियल, ठीक है। अभी हम पूरा बॉक्स नहीं बना रहे, बस ये बॉटम स्लैब ऐसे डिपिक्ट कर देते हैं। तो इसको प्रॉपरली सॉफ्टवेयर को बताना, एक्चुअली सॉफ्टवेयर तो कुछ भी कर देगा, लेकिन उसको इनपुट हमें देना है। इफ़ यू विल फीड रॉन्ग इनपुट, तो जो भी वो रिजल्ट देगा रॉन्ग ही होंगे। हो सकता है सॉफ्टवेयर तो खुश रहेगा कि मैंने तो सही कर दिया, लेकिन जब हमने उसको इनपुट ही गलत दिया, तो जो भी आउटपुट आएगा वो भी उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ही होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड करेक्ट इनपुट्स टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स, और क्लोज टू करेक्ट रिजल्ट एटलीस्ट। तो क्या होता है कि बॉटम स्लैब के नीचे आपको पता है यहाँ पे फाउंडिंग मटेरियल या सॉइल पड़ी होगी, एंड इसका बिहेवियर कैसे आपको पता चलता है, बेरिंग कैपेसिटी से। कि क्या, जैसे कुछ क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज होती है ना मटेरियल्स की, वैसे ही जो फाउंडिंग मटेरियल है या जो सॉइल है जिसके ऊपर आपको पूरा स्ट्रक्चर पड़ा होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेरिंग कैपेसिटी से गवर्न करती है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर पे जितना बेरिंग कैपेसिटी या जो भी बेस प्रेशर डायग्राम यहाँ कभी बनेगा, मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा इस बॉटम स्लैब पे या पूरे स्ट्रक्चर पे, उसको कैसे हम सॉफ्टवेयर को बताएं, उसके लिए सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एक टर्म होती है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे हम स्प्रिंग्स असाइन करते हैं। स्प्रिंग्स इसलिए असाइन करते हैं क्योंकि इसमें स्टिफनेस वैल्यू आ जाती है। और ये जो स्टिफनेस वैल्यू अभी हम असाइन करने वाले हैं, जैसे जो भी हमने अभी नोट्स वहां बनाए थे ना, सबसे पहले जिसका ग्रुप बनाया हुआ है वो ये नोट्स हैं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। और इन नोट्स के करस्पॉन्डिंग आपको स्प्रिंग्स या बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी है, जो डिपेंडेंट होती है बेरिंग कैपेसिटी। अब वो डिफाइन कैसे करनी है, ये अगर आप ऑलरेडी स्प्रेडशीट्स यूज कर रहे हो सकता है डायरेक्ट वैल्यूज आपको मिलती हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक एक बुक है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, और ऑलरेडी ईमेल कर चुका हूँ। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें डायरेक्टली क्लियर एक वैल्यू दे रखी है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द सेटलमेंट जो सॉइल कर सकती है बेसिकली, क्योंकि जितनी सॉइल सेटल होगी उतना ही कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बेसिकली यही बात है। इसीलिए उस बुक में उस ऑथर ने वेरिंग कैपेसिटी को सेटलमेंट की कुछ वैल्यू मान के एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, जिससे हम सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन या स्प्रिंग स्टिफनेस क्या निकाली है वो निकाल सकते हैं। और वो बेसिकली सब ग्रेड मॉड्यूलस, ये टर्म होती है। तो चलते हैं उस बुक पे या उस चैप्टर पे डायरेक्टली, सो दैट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपको समझ आ जाएगी करना क्या है। तो ये जो आप बुक देख रहे हो अभी, आई होप आपको बुक डिस्प्लेड है। इस बुक का नाम है, अगर मैं आपको फर्स्ट पेज यहाँ पे एनोटेट करके दिखाऊं, तो ये बहुत ही थिक बुक है, 1230 पेजेस की, फाउंडेशन एनालिसिस एंड डिजाइन बाय जोसेफ ई बॉल्स। तो काफी लोगों ने बॉल्स या ऑथर बॉल्स का नाम पहले भी सुना हो सकता है, नहीं भी सुना है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। अब हम चलते हैं मेन अपने काम पे, 526 पे। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप पढ़ोगे तो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हटके एक जो टेक्निकल इंजीनियर बन जाओगे। बट इट इज़ अ गुड बुक, आपके रेफरेंसेज में आपके आसपास होनी चाहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जो अभी मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है ये वाला पेज 526, इसको करते हैं जूम। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो स्क्रीन पे, KS, यही हमारे काम का फॉर्मूला है। एंड ये अगर आप सारी थ्योरीज पढ़ोगे, जिसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आप यहाँ एक आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बता देते हैं, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि मैंने आपको अभी मेंशन भी किया। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आप समझ सकते हो डिफ्लेक्शन ऑफ सॉइल या डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड है। तो ये जो आप डेल्टा देख रहे हो ये डिफॉर्मेशन ही है, ठीक है। अब इसमें
फर्दर कंप्यूटेशंस करते 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 ऑथर एक कंक्लूजन पे पहुंचा है, जो कि हम फाइनल रीड करते हैं। तो ऑथर हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग फॉर अप्रोक्सीमेटिंग केएस फॉर अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी फर्निश्ड बाय द जियोटेक्निकल कंसल्टेंट। अब इसमें ऐसे यूनिट्स में के एस एफ 40 एस एफ एंड क्यू ए। तो एस एफ कुछ भी नहीं है, जो भी सेफ फैक्टर या शेप फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बेयरिंग कैपेसिटी पे लगाते हैं फाउंडेशन एनालिसिस में, फाउंडेशन के डिजाइन में, बेसिकली जो टेक्निकल इंजीनियर लगाता है वो फैक्टर है। अब ये क्या लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड ये हमारे काम की वैल्यू है, और ये क्यू ए क्या होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि राफ फाउंडेशंस या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स वहां प्रपोज होते हैं जहां पे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इन द रेंज ऑफ 10 टन पर स्क्वायर मीटर या 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होती है, या उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये जो क्यू ए वैल्यू है ये वही सेफ वेयरिंग कैपेसिटी है जो जियो टेक्निकल इंजीनियर आपको फर्निश करेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड 40 वैल्यू क्यों आई, कुछ और वैल्यू क्यों नहीं आई, ये इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में एज्यूम किया गया है कि आपकी जो सॉइल की डिफ्लेक्शन है ना वो 25 mm के अराउंड है। अगर ये 25 mm के अराउंड है तो आपको 40 फैक्टर लेना है यहाँ पे। अगर आप कुछ और ले रहे हो, 25 mm नहीं ले रहे हो, कुछ और डिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो ये फैक्टर चेंज होंगे, और वो फैक्टर बहुत ही प्यार से ऑथर ने यहाँ पे हमारे लिए इजीली दे रखे हैं। और यहाँ पे हम रीड करते हैं उस लाइन को जो कि सेकंड पैराग्राफ है। फॉर डेल्टा एच जो कि डिफ्लेक्शन है 6, 12, 20 mm एटसेट्रा, द फैक्टर 40 और 12 जो कि यहाँ वाला 40 है कैन बी एडजस्टेड टू 160, 83, 50। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 नहीं लेते हो, आप लेते हो अगर 20 mm, तो 20 mm डिफ्लेक्शन के लिए जो लास्ट वाला है वो है 50, तो फिर आपको 40 की जगह यहाँ पे 50 लेना है। ठीक है। बट हमें क्या इशू है, ये तो जो टेक्निकल इंजीनियर आपको बता ही देंगे या जो टेक्निकल रिपोर्ट में होगा ही। अगर नहीं भी होता है इतनी ज़्यादा डिटेल्स, खासकर कन्वर्ट्स वाले स्ट्रक्चर्स में नहीं मिलती है। बॉक्स टाइप माइनर बीजीज में हो सकता है जो टेक्निकल रिपोर्ट भी हो, बोर लॉग डेटा भी वहाँ पे हो, बट कन्वर्ट्स के लिए हर कन्वर्ट पे बोर लॉग हो ऐसा होगा ही नहीं। एटलीस्ट हाईवे प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा नहीं हो रहा है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में देर आर चांसेस कि इवन एट कन्वर्ट लोकेशन आपके पास बोर लॉग हुआ हो, क्योंकि बोरिंग करने में भी पैसा लगता है, तो उसके भी अलग फीस चलती है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि हमारे काम की इक्वेशन है ये, जिसमें 25 mm डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग 40 ये फैक्टर आया है, वो एज इट इज रहेगा। क्यू ए आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी है जो जियो टेक्निकल इंजीनियर आपको बता सकता है, या हमारे पास अगर नहीं है डेटा तो आप 10 भी एज्यूम कर सकते हो, बट इन आर दिस एनालिसिस हम इसको 15 एज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बिंग। और अगर 15 टन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा बेयरिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी आफ्टर ऑल द एनालिसिस तो हम इसे रिवाइज कर देंगे। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब कि ये वाला ग्राउंड स्ट्रक्चर को लेने के लिए सक्षम है। एंड ये एस एफ जो फैक्टर है, ये है सेफ्टी फैक्टर या स्टेबिलिटी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आप लगाते हो जब भी आप बीटेक में भी अगर आपने कुछ ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं कि आप बेयरिंग कैपेसिटी दे रहे हो तो उसको 2.5 या 3 या किसी फैक्टर से डिवाइड करते थे, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों पे पहुंचने के लिए। तो ये जो एसएफ फैक्टर है ये एक्चुअली इसी बुक में सजेस्टेड भी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो वो है, अभी आपको मैं डिपिक्ट करता हूँ। बट उससे पहले ये जो फॉर्मूला है 40 एस एफ एस क्यू ए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपनी स्प्रेडशीट में, क्योंकि इससे अब हम काम लेने वाले हैं। ठीक है। और ये जो बुक और ये जो क्लॉज है आपके पास रिकॉर्डेड ही रहेगा सारा सिस्टम। यू कैन रेफर टू दिस क्लॉज एनी टाइम इन फ्यूचर अगर आपके पास 25 mm डिफ्लेक्शन से अलग कुछ डिफ्लेक्शन आ रही हैं। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको स्प्रेडशीट में लेके चलता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि अब हम इसका थोड़ा सा काम ले पाए इन फ्यूचर। एंड अगेन ये एस एफ की फैक्टर क्या लेना है जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो हम चलते हैं वापस इसी बुक में। एक टेबल है टेबल 49 जो कि आई बिलीव 299 पेज पे होगा। यस, टेबल 4.9। तो यहाँ पे आप रीड कर पाओगे वैल्यूज ऑफ स्टेबिलिटी नंबर्स और सेफ्टी फैक्टर्स, यानी कि एस एफ यूजुअली शुड बी दीज वैल्यूज। तो अगर आपके पास, आप देखो यहाँ पे हमारे पास मैट फाउंडेशन है, पहली चीज तो ये है मैट मतलब कि राफ फाउंडेशन है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.7 से लेके 2.5 के बीच बीच। तो हम इनमें से 2.5 फैक्टर फॉर द टाइम बिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी इसकी एक्चुअल कंफर्मेशन तो जियो टेक्निकल इंजीनियर को देनी चाहिए, बट इन केस आपके पास डेटा नहीं है तो ये आप रेंज जरूर ले सकते हो। व्हाट वी विल डू, वी विल आल्सो क्रॉप दिस टेबल एंड पेस्ट इट इन दिस स्प्रेडशीट सो दैट वी हैव ऑल द रेफरेंसेस एट वन लोकेशन, एंड आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बुक्स खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको भी हम बॉर्डर कर देते हैं रेड। आई होप अभी आपको स्प्रेडशीट ही विजिबल है। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली ये सारी जो भी अभी हमने स्टोरी या जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसका फाइनल यूज़ क्या है, तो वही अब आपको यहाँ पता चलने वाला है। 40 हमने लिया है करस्पॉन्डिंग टू 25 mm डिफ्लेक्शन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है। बोल्स बुक सबने सुनी होती है, लेकिन ये 40 हमेशा 40 रहेगा। इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट डिफ्लेक्शन ऑफ सॉइल यू आर अज्यूमिंग। एंड क्यू ए हम ले रहे हैं फॉर आर दिस स्ट्रक्चर 15 टन्स। तो टन्स ना लेके इसको किलो न्यूटन लेते हैं क्योंकि ये यूनिट्स किलो न्यूटन में ही है। तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड एस एफ एज वी सी इन दिस टेबल हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 2.5। तो अब अगर इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे सिमुलेट करता हूँ तो ये वैल्यूज आएंगी 40 मल्टीप्लाइड विद एस एफ विच इज 2.5 मल्टीप्लाइड विद
क्यू ए अभी हम ले रहे हैं, जो कि एक्चुअली अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी है 150, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 40 मल्टीप्लाइड विद 2.5 मल्टीप्लाइड विद 150, तो आप देखोगे 15,000 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो ये आपकी सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन के लिए सबग्रेड मॉड्यूलस के एस आएगा। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब एक बात आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया। एक्चुअली अगर मैं आपको ये सारी चीजें नहीं भी बताऊंगा ना और सिंपली कुछ भी वैल्यू प्लग कर दूंगा, स्प्रिंग स्टिफनेसेस भी बन जाएंगे, मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, तो हो सकता है काम चल जाए, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं होगी, और हो सकता है आप भी आगे जाके फ्यूचर में इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ अगर कोई आपसे पूछे। ये सारी चीजें जो इन सेशंस में होने वाली है ना, आप अपने सीनियर्स वीनियर्स सबसे डिस्कस करना, एंड देन यू विल रियलाइज कि देयर मे बी गुड इंजीनियर्स ऑल्सो एंड देयर मे बी स्प्रेडशीट ऑपरेटर्स ऑल्सो। तो चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी, अगर आपके पास सबमिशन की डेडलाइन हर टाइम पे लटकती नहीं रहती, तभी आप खुद क्यूरियस हो जाओगे, खुद एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। अगर आपको कोई यही बोलेगा कि यार मुझे आज ही चाहिए, आधे घंटे में चाहिए, तो आप गलत भी सबमिट कर दोगे, और ऐसा हो भी रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया पे फोकस करते हैं, और इस टर्म को जो भी हमने कंप्यूट किया है कैसे यूज करना है ये भी हम देखते हैं। लेट से मैं इस नोड को ले रहा हूँ, इसका मैं नोड नंबर 1 ले लेता हूँ। तो इस नोड को थोड़ा यहाँ पे जूम सेक्शन बनाते हैं। इस नोड के लेफ्ट साइड में भी एक नोड है और राइट साइड में भी एक नोड है। इसको 1 2 एंड 3 कर देते हैं। तो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3। अब जो हमने सबसे पहले स्टेप किया था ना, बॉटम स्लैब को पहले एक ही बीम से बनाया, फिर उसको इक्वल पार्ट्स में 40 पार्ट्स में तोड़ दिया, उससे क्या हुआ है, ये जो डिस्टेंसेस थे एक्स दोनों साइड सेम आए फॉर ऑल दीज इंटरमीडिएट नोड्स। तो इस वाले नोड के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया इनका हाफ हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x/2, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा x/2, जो कि घूम फिर के टोटल टोटल जो होगा फॉर नोड 1, दिस विल बी x/2 प्लस x/2। ये लेंथ वाली यूनिट्स हैं, इसको मीटर्स लिख देते हैं, ठीक है। एंड आपको पता ही है हम लाइन बीम एनालिसिस कर रहे हैं, पर मीटर एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्लान में जो विड्थ हम 1 मीटर ले रहे हैं वो हमारे पास है ही है। तो बेसिकली अब आपके पास 15,000 जो वैल्यू आई है, उसको अगर आप इस कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसकी यूनिट्स लिखते रहना, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया होने वाला है x/2 प्लस x/2, यानी कि सिंपली इसको लिख दो आप x, ये है मीटर्स में, इनटू प्लान एरिया में विड्थ 1 मीटर है, तो 1 मीटर विड्थ के लिए मैं 1 मीटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं होगा, जो भी आपके पास 15,000 वैल्यू आई है उसको आप बेसिकली एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर्स एंड ये क्यूब हट जाएगा, तो इसकी वैल्यूज या यूनिट्स आएंगे किलो न्यूटन पर मीटर। यही आपकी स्टिफनेस है जो आपको अब उन नोट्स पे देनी है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज अलग आते जाएंगी, वैसे वैसे ये स्टिफनेस वैल्यूज भी अलग होते जाएंगी। इसीलिए ये एक रीजन है क्यों हमने इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट अप किया अपने बॉटम स्लैब को। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको वापस से स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ जो स्टैट का है, सो दैट में और भी सही से क्लियरिटी हो जाए। अब यहाँ पे देखो होने क्या वाला है, लेट अस कंसीडर, आई होप आपको स्टैट विजिबल है, प्लीज लेट मी नो वंस। तो अगर मैं नोड नंबर 12 की बात करूँ, तो 12 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस टोटल बनेगा वो उसका कॉन्ट्रीब्यूटरी लेंथ बनेगी। और अगर मैं इसके 1 मीटर विड्थ यहाँ से ले लूँ, जो कि एक्चुअल में हम पर मीटर एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ जो कि स्पेसिंग बिटवीन 11 एंड 12 या 12 एंड 13 है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, जो कि एक्चुअल में 755 है, दिस इंटू 1000, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने 15,000 को, जो कि हमने निकाला है 40 इंटू 2.5 इंटू 15 टन पर मीटर स्क्वेयर से, तो जो भी ये वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में आएगी वो मुझे इसके नीचे स्प्रिंग लगाना है। अब आप ये चीज़ नोट करना कि हमने एक ही ग्रुप बनाया था इनर स्प्रिंग्स, तो इसका मतलब आउटर स्प्रिंग्स करके भी कोई टर्म आएगी, उसमें हम बाद में आते हैं, पहले इनर स्प्रिंग्स को असाइन कर देते हैं ये वैल्यूज। तो उसके लिए आई नीड नथिंग, जस्ट एक्सेप्ट दीज डिस्टेंसेस। तो ये 0.755 है सारे ही इंटरमीडिएट नोट्स का, एंड इसको मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सिमुलेशन वापस से स्प्रेडशीट में ले जाता हूँ, एंड आई होप आपको स्प्रेडशीट अभी विजिबल हो रही होगी। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो ये x की वैल्यू है, इन आर केस दिस x इज नथिंग बट 0.755। तो आप 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.755 से, विच विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। तो 11325 किलो न्यूटन पर मीटर की स्टिफनेस आएगी फॉर इनर नोड्स।
अब हमारे पास देखो एक्सटर्नल नोड्स बचे हैं जो कि 5 है, और ये डिस्टेंस 5 और इस वाले नोड के बीच का भी 0.755 ही है। विच मीन्स इस वाले नोड के लिए लेफ्ट साइड में, देखो अब यहाँ पे एक कैच है, थोड़ा इसको क्लियरली सुन लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अभी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ इनर नोड्स का, सेलेक्ट बाय ग्रुप। तो इनर स्प्रिंग्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं, एंड अब मैं बाकी सारे नोड नंबर्स बंद कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी। तो यहाँ पे इनर नोड सेलेक्ट हुए हैं, और एक आउटर नोड जो कि ये वाला नोड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और आपको पता है हमने सेंटर लाइन मॉडल किया है, तो सेंटर लाइन मॉडल किया इट मीन्स कि एक्चुअल में यहाँ पे वॉल है, विच मीन्स कि एक्चुअल में जब भी बॉक्स बनेगा तो यहाँ पे इतनी डायमेंशन और भी है। तो इस वाले नोड के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया क्या होने वाला है, इस साइड से हाफ, जो कि 0.755 अपॉन 2, एंड जो भी वॉल की थिकनेस है उसका हाफ, क्योंकि इस साइड भी है ना एक्चुअल में तो वॉल है, वो तो हमने सेंटर लाइन मॉडल की है, इस वजह से यहाँ पे एक ही लाइन दिख रही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है 0.45 अपॉन 2। इसीलिए जब हम स्प्रेडशीट में ये सारी बातें कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पे x/2 एंड x/2 करके डिपिक्ट किया था सिस्टम। ये वाली चीज जो आप यहाँ पे एक हाइलाइटर से भी देखोगे, x/2 एंड x/2 करके डिपिक्ट किया था। तो फॉर आउटर नोड्स एक साइड तो x/2 जो है वो है वॉल की थिकनेस, आउटर वॉल की थिकनेस अपॉन 2, ये नोड है, यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा। एंड दूसरी साइड जो है वो है 0.755, इसको पॉइंट में लिख लो, 0.755 अपॉन 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा नोड पड़ा होगा कोई और फर्दर यहाँ पे नोड्स पड़े होंगे, तो ये सारे नोड वाले डिस्टेंसेज हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी लेंथ फॉर आउटर नोड इज 0.45 अपॉन 2 प्लस 0.755 अपॉन 2 विच इज 0.6025। तो अब इस चीज़ को आप अगेन 15,000 जो यहाँ वैल्यू आ रखी है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 9037 किलो न्यूटन पर मीटर ये स्टिफनेस आएगी। और यही स्टिफनेस अब हमें असाइन करनी है टू सिमुलेट सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फॉर आवर बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज। आउटर नोड्स के लिए, फॉर आउटर नोड्स या एंड नोड्स ये रहेगी, और बाकी सारे इनर नोड्स जिसके लिए हमने ग्रुप्स बनाया है उसके लिए ये वाली वैल्यूज रहेगी। बस इतना सही काम करना है, एंड आपका काफ़ी काम फॉर सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन इज ओवर। तो मैं अब आपको लेके आता हूँ वापस से स्प्रेडशीट, सॉरी सैड पे। सो आई होप अभी आपको सैड ही विजिबल है। तो इनर नोड्स जो हैं उसको हम कर देते हैं, पहले हम आउटर नोड की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट्स कैसे असाइन करने हैं उस पर बात करते हैं। सपोर्ट्स के लिए अब आप जाओ यहाँ बाउंड्री कंडीशंस पे। तो मैं जनरली थोड़े इन वाली चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर हूँ, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स जो स्टैड यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से भी बाउंड्री पे जाते हैं, जैसे जनरल, एंड देन यहाँ पे आप सपोर्ट पे आओगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। बट मेरा जो एक पैटर्न है जो यहाँ यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो मैं स्टार्टिंग से करते आया हूँ मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं इन वाले आइकन से क्लिक कर लेता हूँ तो सपोर्ट पेज पे जाता हूँ तो डायरेक्टली सपोर्ट खुल जाती है। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करनी है एक सपोर्ट, तो यहाँ पे आएगा क्रिएट, और यहाँ पे काफ़ी तरह की सपोर्ट्स हैं। जब आप प्लेट मॉडलिंग करोगे या 3D स्क्यू एनालिसिस करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाउंडेशन में जाके प्लेट मटेरियल पे जाके जो हमने 15,000 अभी सबग्रेड मॉडल्स निकाला, आप देख पा रहे हो ना यहाँ लिखा हुआ सबग्रेड एंड मॉडल्स, तो डायरेक्टली इसको यहाँ 15,000 इनपुट कर देना और भूल जाना, अपने आप सारे नोट्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया कैलकुलेट होते रहेगा। बट क्योंकि ये 2D एनालिसिस है तो हमें यहाँ फिक्स्ड बट सपोर्ट कंडीशन यूज करनी है। एंड अब यहाँ एक और टर्म आती है कि हमें यहाँ कहाँ कहाँ वैल्यूज डालनी है। तो जितने भी इनर नोड्स हैं वहां पे रिलीज मतलब, अगर आपने इन सब में से Fx Fy Fz इन सब में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया यानी कि टिक कर लिया, तो वहां पे वो डिफ्लेक्ट वो मूव करेगा, मतलब वहां से कोई रिस्ट्रेन नहीं मिलेगा, वहां से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। विच मीन्स कि हमें Fy पे कभी भी रिलीज नहीं करना है इन एनी केस। Fy जो है वर्टिकल डायरेक्शन है, अगर आपने इसको रिलीज कर दिया तो बॉक्स नीचे मूव कर जाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं जनरेट होगा। इसीलिए आपको बाकी सारे यहाँ पे रिलीज कर दो ओनली फॉर इनर नोड्स, एंड सिर्फ Fy जो वैल्यू है वहां पे आप दे दो इनर नोड्स की जो वैल्यू आई थी इन स्प्रेडशीट विच वाज आई थिंक 11,325। तो यहाँ पे मैं यहाँ दे देता हूँ 11,325 और इसको कर देता हूँ ऐड। अब इसको असाइन कैसे करना है उसके लिए वापस से जाओ यहाँ सेलेक्ट पे बाय ग्रुप, और ये जो इनर स्प्रिंग्स का ग्रुप बनाया था यहाँ पे कर दो असाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे स्प्रिंग्स लग चुके हैं, यहाँ सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन फॉर इनर नोड्स सिमुलेट हो चुका है। अब एंड्स पे क्या होगा, ये स्टिफनेस वैल्यू अलग है इसीलिए हमें एक और सेम ऐसे ही एक सपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं वापस से क्रिएट कर रहा हूँ फिक्स वर्ड पे जाके, एंड अगेन वही सेम फिलोसफी Fy यानी कि वर्टिकल रिएक्शन को छोड़ के सबको रिलीज कर रहा हूँ। एंड जो अब आउटर नोड की स्प्रिंग स्टिफनेस या सबग्रेड मॉडुलस आया था वो है 9037.5 किलो न्यूटन पर मीटर। देख रहे हो ना यहाँ पे यूनिट्स किलो न्यूटन पर मीटर ही है, और यही हमने स्प्रेडशीट पे भी ले रखी है। 9037.5 मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
अब लेकिन आउटर सपोर्ट्स याद रखना दो हैं, मैं सिर्फ एक ही को ये असाइन कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट लेट मी असाइन टू वन आउटर नोड फर्स्ट। तो ये कर दिया असाइन। तो देखो दिखने में सेम लग रहा है क्योंकि सिर्फ एफ वाई डायरेक्शन में ही रिस्ट्रेंट है, बट अगर आप इसको खोलोगे तो इसकी वैल्यू अलग है, और बाकी इनर जो सारे नीचे सेलेक्ट हो गए हैं उसकी वैल्यू अलग है। और सेम 9037.5 अब लेफ्ट वाली सपोर्ट पे भी आएगा एट द बॉटम, बट यहाँ पे हम सिर्फ एफ वाई में रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, सारी ट्रांसलेशन में इसको रिस्ट्रेन करेंगे। अदरवाइज आपके पास एनालिसिस के टाइम पे एक वार्निंग या एरर आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर लेटरली इनस्टेबल है। तो सिर्फ उस चीज को ओमिट करने के लिए अभी एक और फिक्स पथ सपोर्ट डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें एफ एक्स को भी हम रिलीज नहीं करेंगे, मतलब इन सबको रिलीज नहीं करेंगे। देखो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है क्या, ये है ट्रांसलेशन मूवमेंट वाली चीजें। एफ एक्स है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, एफ वाई है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, एंड एफ जेड है ट्रांसफर डायरेक्शन में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी। तो इन सारे नोड्स में से किसी एक नोड को आपको ये देना ही देना है, जिसमें सिर्फ मोमेंट्स रिलीज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा है। मतलब कि आपको सारी जगह से उसको पकड़ के रखना है, अदरवाइज आपका बॉक्स हिल जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे इसको थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू में, एंड यहाँ पे मैं सपोर्ट्स ऑन कर देता हूँ शिफ्ट एस से, तो सिर्फ फर्स्ट वाले नोड पे अलग सपोर्ट का साइन है, बाकी सारे के सारे नोड्स जो बॉटम स्लैब के हैं उन पे सेम साइन है। बट इसमें ध्यान रखना फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड इनकी स्प्रिंग स्टिफनेस वैल्यू अलग है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया अलग था। और ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हो इसमें देखो जहां जहां पे आपको ट्राइंगल ये दिख रहे हैं, इट मीन्स कि उस साइड से रिएक्शन आएंगे। अब देखो फर्स्ट वाले पे जेड एक्स वाई हर जगह ट्राइंगल है, इट मीन्स कि तीनों जगह से रिएक्शन आएंगे। वो तभी आएंगे अगर उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगा होगा। अगर उस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लगा है तो वो रिएक्शन भी नहीं देगा। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वाला नोड ही ये वाला सपोर्ट देना, आप इन सभी नोड्स में से किसी एक को ये वाला सपोर्ट जरूर दो, अदरवाइज एक एरर आएगा, इंस्टेबिलिटी एरर। जब हम सारे मॉडल लोड वोड सब लगा लेंगे ना और एनालिसिस कर रहे होंगे, तो मैं सेव एज करके आपको दिखा दूंगा वो एरर क्यों आता है। तो आई होप इन दिस सेशन, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस सेशन, जहाँ पे हमने स्प्रिंग स्टिफनेसेस क्यों लेनी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी लेंथ, वो उन सारी चीज़ों में फोकस किया। और जो इसका एक कह सकते हो कि बाइबल या रेफरेंस है, वो वाली आपके पास अब बुक भी अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हो। बट आई एम श्योर आप नहीं करोगे क्योंकि मुझे पता ही है, आपको बस काम की चीज़ जो थी वो मैंने बता दी है। एंड इसके बेसिस पे अब आगे फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, वी विल असाइन प्रॉपर्टीज टू दीज एलिमेंट्स, एंड उसके बाद फिर लोड्स लगाएंगे, और आप देखोगे अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें और स्टार्ट होंगी। So with this, I would like to close today's session.